माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति। विद्यार्थियों, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत विश्व का एक बहुत ही विलक्षण देश है। यह विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं, रीति रिवाजों और आर्थिक वर्गों के लोग यहाँ निवास करते हैं। चूँकि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन के पश्चात सेकंड स्थान पर है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी लगभग 75% पॉपुलेशन गाँवों में निवास करती है और 25% पॉपुलेशन शहरों में निवास करती है। तो यहाँ की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बदलता हुआ स्वरूप वर्तमान समय में हमारे सामने नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी जो विशेषता है उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया में प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर है बहुत निम्न है। यदि देखा जाए तो 2011-12 में यहाँ पर 60,972 रुपये प्रति व्यक्ति आय रही और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 20,119 रुपये रही। इसकी तुलना हम यदि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से करें तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। दूसरी विशेषता विद्यार्थियों है इसमें धन और आय के वितरण में असमानता। भारत जैसे देश में यदि धन और आय के वितरण में यदि हम देखा जाए तो भारी असमानता देखने को मिलती है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या के 39% भाग के पास ग्रामीण परिसंपत्ति का केवल 5% हिस्सा है और कुछ ऐसे 8% ग्रामीण परिवार है जिनके पास 48% परिसंपत्ति यानी संपत्ति का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन शहरों में आर्थिक असमानता गांवों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। फिर विद्यार्थी हम बात करें तो यहाँ पर तीसरी जो विशेषता है उसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान। यदि हम देखें, ये जो सारणी दे रखी है आपके सामने, इस इंडेक्स में यदि देखें तो 2004 और 5 में जहाँ प्राथमिक सेक्टर में 19.1% योगदान रहा GDP का, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 27.9% रहा और जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, उसका योगदान 53.0% रहा। यदि इन आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो 2013 और 14 में प्राइमरी सेक्टर में 10.7%, सेकेंडरी में 25.8% और जो तृतीय क्षेत्र उसमें 63.50% योगदान रहा है। तीसरा पॉइंट विद्यार्थियों में देखें अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। यदि हम इस पर दृष्टिपात करें तो सन 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। उसमें से 62 करोड़ पुरुष है और 18 करोड़ यहाँ पर महिलाएं हैं। अर्थात सामान्य जनगणना जो 2001 की हुई थी उसके अकॉर्डिंग 17.64% जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अतः भारत में एक जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में 1.82 करोड़ की लगभग वृद्धि हो जाती है। फिर है असंतुलित आर्थिक विकास
इम्बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी सीमित ढंग से नहीं हुआ है। विश्व विकास रिपोर्ट ये 12-13 के अनुसार देश की जो श्रम शक्ति है का लगभग 65% भाग अभी भी कृषि प्रधान है, जबकि उद्योग धंधों में केवल 18%, व्यापार व्यवसाय यातायात और अन्य कार्यों में 17% लोग इन्वॉल्वमेंट लोगों का है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, पूंजीगत उत्पाद कम। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है में पूंजी का जो उत्पाद है कम होता है। भारत में पूंजी निर्माण की जो दर मात्र 18 से 20% है, जबकि विकसित देशों में जर्मनी में ये 23% है, जापान में 34% है। यहाँ का पूंजी का जो पूंजी निर्माण है उसकी जो गति है वो बहुत अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में अत्यधिक दरिद्रता और गरीबी, हायर पॉवर्टी। हायर पॉवर्टी के अंदर भारत में अभी भी करोड़ों लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और योजना आयोग की जो संशोधित विधि है उसके अकॉर्डिंग 2011 में 22% लोग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, और भारत की 121 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से 27 करोड़ लोग जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार के पूर्णताएँ, इनकम्प्लीटली ऑफ मार्केट। भारत में अभी भी बाजार में अनेक अपूर्णताएँ और कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे उत्पादन के साधन, विशेष प्रकार के श्रमिक, एक स्थान से दूसरे स्थान तथा व्यवसाय दूसरे व्यवसाय में अनेक कारणों से गतिशील नहीं हो पाते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं के विशिष्टीकरण को यहाँ कमी पाई जाती है। इसमें साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में यातायात और संचार के साधनों की कमी। भारत जैसे देश में इसकी विशालता के कारण यातायात के और संचार साधनों का भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, किंतु अभी भी ये साधन पर्याप्त विकास में सहायक नहीं हो पा रहे हैं। अतः यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है, फिर भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। फिर है परंपरावादी समाज और नवाचार की कमी, ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड लैक ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स। भारत में अनेक तरह की कुरीतियाँ और अधिनियम पूरी तरह से व्याप्त है, जिनका अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है। लोग अभी भी मृत्यु भोज, विवाह और दावतें, आभूषण निर्माण जैसे अनुत्पादक कार्यों में कर्ज लेकर अपना अपव्यय करते रहते हैं। तो ये भी भारत की जो अर्थव्यवस्था की विशेषता देखने को मिल रही है। भुगतान असंतुलन, पेमेंट इम्बैलेंस की स्थिति भी इंडिया के अंदर है। भारत में भुगतान संतुलन भी अभी सही नहीं है। भुगतान संतुलन के अभाव के कारण है भारत में व्यापार, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार के साधनों का विकास नहीं हो पाया। यदि भुगतान संतुलन को बनाए रखना है तो व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाना जरूरी है। विदेशी ऋणग्रस्तता, यानी विदेशी ऋण के प्रभावकारी प्रबंधन के फलस्वरूप इस स्थिति में सुधार कुछ हुआ है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 2010 में उसके एंड में भारत में कुल विदेशी ऋण 295 अरब डॉलर था, जिसमें से दीर्घकालीन ऋण 229 अरब डॉलर और अल्पकालीन ऋण 66 अरब डॉलर था। किंतु विगत अन्य विकासशील देशों की तुलना में ये ऋण बहुत कम है। इसलिए प्रथम बार विश्व बैंक ने भारत को
अल्प ऋणग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत किया है। फिर विद्यार्थी यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की जो प्रवृत्तियाँ हैं, भारत में हर हाल में, भारत के हाल के वर्षों में समस्त घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में बहुत परिवर्तन आया। जहाँ भारत में 1950-51 में जो जीडीपी है वो लगभग 53.1% थी, 90-91 में परिवर्तन होकर के ये 28.6%, और इस तरह से उत्तरोत्तर यदि हम देखें 2012-13 में ये परिवर्तित होकर कृषि क्षेत्र में 13.7 और उद्योग में 26.7% और सेवा कर क्षेत्र में 59.6% हो गई है। इस प्रकार भारत बढ़ते विकास के साथ जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो निरंतर घट रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान वो लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपके सामने एक इंडेक्स दे रखी है, सारणी दे रखी 12.2। इसमें भारत में सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है वो प्रतिशत में 1951 से लगाकर 12-13 दिया हुआ है। इसमें कृषि और समृद्ध सेवाएं दे रखी है, उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, सेवा क्षेत्र वो सारे देश देखे। फिर है सामाजिक क्षेत्र। सोशल सेक्टर की दृष्टि से यदि देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, स्वच्छता, परिवहन, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, आवास इत्यादि आते हैं। सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय सहायता उत्तरोत्तर बढ़ी है। 2010 और 11 में सामाजिक क्षेत्र में 6,34,00,000 रुपये यानी 6,34,00,000 रुपये, 11-12 में 6,72,00,000, 12-13 में 7,16,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। फिर विद्यार्थियों अन्य रोजगार और बेरोजगारी, लो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में मानवीय श्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके लिए लाभकारी रोजगार दिलाना बहुत कठिन है। श्रम की मांग की कमी के कारण बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। अतः यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी विद्यमान है। फिर विद्यार्थी हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति रही है। तो इसमें 15 अगस्त 1947 के बाद में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का जो समग्र विकास हुआ उसके अंदर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और इसी का प्रतिफल रहा कि भारत वर्तमान में विकसित देशों में सबसे अग्रणी देश है। तो इसकी जो विशेषताएं रही वो इस प्रकार से रही है। निजीकरण को प्रमुखता मिली। सेकंड, भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला। प्रादेशिक असमानताओं को कम किया गया। सामाजिक आधार संरचना और मानवीय विकास पर जोर दिया गया। फिर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के व्यापार में विस्तार हुआ। 1990 से लगाकर 2012 तक 22 वर्ष की अवधि में भारत में के विश्व वस्तु निर्यात में 11.7% की वृद्धि हुई और इस तरह से भारत के व्यापार व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता विदेशी सहयोग भी हुआ। भारत का जो दूसरे देश है उसके साथ में व्यापार व्यवसाय बढ़ा। भारत में सूचना और तकनीकी उद्योगों का विकास हुआ। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष तय कह सकते हैं, कंक्लूजन ये है
कि उपरोक्त विवेचना के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारतीय व्यवस्था की जो प्रकृति में न केवल प्राचीन मध्य आधुनिक काल में क्रमिक परिवर्तन हुआ है, अपितु आधुनिक काल में प्रत्येक शताब्दी यहाँ तक कि प्रतिवर्ष निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि 21वीं शताब्दी के इस द्वितीय दशक में विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर निरंतर व्यापार, विदेशी निर्भरता और भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय और अनेक मुद्दे रहे। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है व्यापार व्यवसाय में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है और आज भारत विकासशील देश में सबसे अग्रणी देश माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।